नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले फटाफट से आपको 10 बड़ी खबरें बता देते हैं। गोल्ड की बात करें तो आज यहां पर कमजोरी है। कल यहां पर घरेलू बाजार बंद थे 15 अगस्त के मौके पर। आज वो कमजोरी यहां पर दिख रही है। 52,000 तक फिसल गया एमसीएक्स पर भाव। चांदी 1,200 रुपए तक की गिरावट, 58,000 के नीचे भाव है। 6 महीने के निचले स्तर पर क्रूड है। क्रूड में कल इंटरनेशनल मार्केट में 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी। आज यहां पर 1% की गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर गिरावट ज्यादा है क्योंकि कल बाजार बंद थे 7,100 के आसपास। नेचुरल गैस यहां पर तेजी दिख रही है। 700 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी है। कॉपर, चीन और यूएस के जिस तरह के इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं उससे यहां पर दबाव बना है। मांग घटने की चिंता है। सभी बेस मेटल्स पर दबाव है। कॉपर सबसे ज्यादा कमजोर है, 1% से ज्यादा नीचे। अब बात करते हैं एग्री वायदा की, जहां पर आज तेजी दिख रही है। मेंथा ऑयल जहां पर सिंथेटिक सप्लाई ज्यादा है, हालांकि आज हल्की खरीदारी है। 990 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर मेंथा कारोबार कर रहा है। कॉटन जबरदस्त तेजी, 49,600 के आसपास एमसीएक्स पर कॉटन पहुंच गया है। लेकिन जो जुलाई और अक्टूबर के बीच का जो वायदा का गैप है वो अभी भी 7 से 8,000 रुपए के बीच है, क्योंकि वो नया सीजन है। नए सीजन में जब नए अराइवल्स आते हैं तो उसका प्रेशर वहां पर दिखेगा। उस वजह से वहां पर काफी ज्यादा डिस्काउंट दिख रहा है। हल्दी की बात करें तो कमजोर कारोबार है। एक दायरे में कह सकते हैं 7,300 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर हल्दी का सितंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा दायरे में कारोबार 24,900 के आसपास, जीरा का सितंबर वायदा। धनिया हल्की कमजोरी 11,600 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर कारोबार कर रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई टॉप 10 खबरों की, लेकिन आज सबसे पहले बात हम करेंगे खाने के तेल की। आज हमारे साथ दोराब मिस्त्री साहब हैं, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, लंदन से जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले सर, एक खबर है, आज आईएमसी की बैठक पर आज एक बैठक है और उसमें अहम मुद्दे पर चर्चा होगी कि पाम तेल फ्यूचर्स को वापस से ट्रेडिंग शुरू की जाए। इस पर चर्चा हो सकती है, पुनर्विचार हो सकता है। क्या मिस्त्री सर, आपसे मेरा सवाल यही होगा, क्या ये अब सही वक्त है कि दोबारा शुरू की जाए पाम तेल फ्यूचर्स को? बिल्कुल विश्व मोहन, आपने सही बताया। पाम तेल के फ्यूचर्स और सोयाबीन तेल के फ्यूचर्स भी, इनकी शुरुआत अब होनी चाहिए। जो सरकार ने जो पहले कदम उठाया था कि भाव बहुत बढ़ गए थे, अब वो सब बीत चुका है। अब मंदी का समय है और मेरे ख्याल से और भी दाम गिरने वाले हैं, और इसके लिए किसानों को और प्रोड्यूसरों को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इसलिए फ्यूचर्स मार्केट का रीओपनिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल्दी से जल्दी फ्यूचर्स मार्केट खोल देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी ट्रेडर हो या फिर किसान हो, उनको भी हेजिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा, उसके लिए जल्द से जल्द खोल देना चाहिए, क्योंकि आगे दाम और भी गिर सकते हैं। सर, सीपीआई महंगाई के जो नंबर्स आए हैं वहां भी राहत दिख रही है और खाने के तेल के दाम तो लगातार गिर ही रहे हैं। तो क्या अब समय आ गया है कि स्टॉक लिमिट पर भी पुनर्विचार किया जाए और टैरिफ रेट कोटा जो टीआरक्यू है उस पर भी विचार करना चाहिए? मैंने पहले ही बताया कि सरकार ने जो टैरिफ रेट कोटा टीआरक्यू सोया ऑयल और सन ऑयल में लगाया वो ठीक है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफी हानि है और उसमें सुधारा होना चाहिए। उसके बाद ये टैरिफ रेट कोटा है, ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है कि हम 2 मिलियन टन इंपोर्ट करेंगे। ये ऐसा नहीं कहता है कि हम 2 मिलियन टन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे। आप टैरिफ रेट कोटा रख सकते हैं, लेकिन टैरिफ रेट कोटा के ऊपर 5%, 7%, 10% ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट, बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सरकार के हाथों में है और सरकार को इसका पूरा उपयोग करना चाहिए, ताकि विदेशों के प्रोड्यूसर हमारे कंज्यूमर को ब्लैकमेल नहीं करे। हमने देखा है कि जब भी दुनिया में शॉर्टेज होती है तो विदेशी प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट ड्यूटियां लगा देते हैं, जिससे कि हिंदुस्तानी कंज्यूमर, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है और हमारे कंज्यूमर ने बेहद तकलीफ सहन की पिछले 2 साल। अब अच्छे दिन आए हैं, अब मंदी का मौसम है, भाव गिर रहे हैं, तो उस बार हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि ये प्रोड्यूसर लोग एक्सपोर्ट ड्यूटियां हमारे इंपोर्ट्स पर नहीं लगाए और हम हमारे कंज्यूमर और खास करके हमारे किसानों को प्रोटेक्ट करते रखें। तो इसलिए मैं मानता हूं कि टीआरक्यू में थोड़े सुधार करने चाहिए और सरकार को ये भी जारी रखना चाहिए कि हम हमेशा हर 15 दिन इंपोर्ट ड्यूटी का असेसमेंट करते रहते हैं
कि क्या इंपोर्ट ड्यूटी जरूरी है या नहीं है, क्योंकि हमको देश में किसानों को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि इंपोर्ट ड्यूटी का असेसमेंट होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए हर 15 दिनों पर कि क्या ज़रूरी है, क्योंकि किसानों का हित भी ध्यान रखना है अगर आपको इंपोर्ट बिल अगर कम करना है। और एक और डेटा ये भी है कि टोटल एग्री इंपोर्ट का जो बिल है उसमें 40% हिस्सा सिर्फ खाने के तेल का है। तो एक अहम इंपोर्ट बिल हमारे लिए है। तो अगर खाने के तेल का अगर उत्पादन आपको बढ़ाना है तो देश में बेहतर दाम भी देना पड़ेगा। सर, अब बात करते हैं अलग अलग तेल की। जब आपसे रमजान के आसपास बात हुई थी तो आपने कहा था कि रमजान और ईद के बाद दाम काफ़ी कम होंगे। उन स्तरों से अगर पाम तेल की को देखें तो करीब करीब 30-35% तक भाव नीचे आ चुके हैं, लेकिन पिछले एक आध हफ्ते से वापस से एक तेजी देखनी शुरू हो गई है और महीने भर की ऊंचाई के आसपास है। आपको लग रहा है यहां से और गिरावट आएगी, 1000 रिंगिट तक और मलेशियाई पाम फ्यूचर गिर सकता है यहां से? बिल्कुल, मैंने मेरा फोरकास्ट दिया है कि पाम तेल का वायदा थर्ड मंथ बीएमडी पर जो अब 4000, 4100, 4200 तक सट्टे वाले ले गए हैं, ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। दुनिया में आप देखिए रिसेशन आ रहा है, डिमांड में प्रॉब्लम है और सप्लाई बेहद ज्यादा है। तो इनका नतीजा ये होना चाहिए कि दाम कम से कम 15 या 20% और गिरने चाहिए। और पाम तेल का वायदा ये जो 4000 पे अब सट्टे वाले ले गए हैं, वो 3000 हो जाना चाहिए सितंबर महीने के अंत तक। बड़ी बात कह रहे हैं कि सितंबर के महीने तक 3000 रिंगिट तक मलेशियाई पाम फ्यूचर्स गिर सकता है। जो तेजी आई है वो तेजी इस लेवल पर नहीं टिकेगी और जो करंट लेवल है यहां से 15 से 20% की गिरावट की संभावना है। सर, अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया लगातार सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पाम तेल की, और जो घरेलू उनको बिक्री करना है उससे अब 9 गुना तक ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। क्या ग्लट की भी संभावना है, क्या ओवर सप्लाई की भी संभावना है इंटरनेशनल मार्केट में, या डिमांड काफी ज्यादा है तो उस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी? इंडोनेशिया में ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्लट है, क्योंकि इंडोनेशिया की सरकार ने बहुत बड़ी गलती की जब उन लोगों ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। ये बैन किया, इसने इंडोनेशिया की इकोनॉमी का इतना नुकसान किया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और वहां मेरे ख्याल से कम 9 या 10 मिलियन टन का स्टॉक पड़ा है। वहां की जो एसोसिएशन कहती है कि स्टॉक 7.3 था और इस महीने 6.8 हो गया, ये बिल्कुल फजूल बात है। स्टॉक मेरे ख्याल से मिनिमम 9 से 10 मिलियन का पड़ा है। और इंडोनेशिया की सरकार बेहद ट्राई करती है, कोशिश लगाती है कि वो एक्सपोर्ट बढ़ाए, लेकिन साथ साथ ये लोगों ने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये दो आइटम बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्ररी है। आप एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते हैं जबकि आप एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं। सो मेरा मानना है कि इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो करनी पड़ेगी और इंडोनेशिया को सारे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं एक्सपोर्ट पे वो निकाल देने चाहिए। अगर वो ये सब कदम उठाएंगे तो चलते चलते मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी तक में इंडोनेशिया का स्टॉक नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते रहे और ये रेस्ट्रिक्शन लगाते रहे तो इंडोनेशिया का स्टॉक अगले साल अप्रैल मई तक बहुत ज्यादा रहेगा। ये एक ऐसी बात है कि इंडोनेशिया की सरकार अब समझ नहीं रही है, इनको समझने के लिए टाइम लगेगा। ओके, चलिए सर, अब पाम तेल के बाद आप सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन भी 6 हफ्ते की ऊंचाई से गिरावट यहाँ पर बढ़ी है और यूएस को लेकर यह रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर उत्पादन और यील्ड दोनों रिकॉर्ड पर पहुंचने का अनुमान है। क्या ऐसे में आने वाले समय में सोयाबीन भी पाम तेल के तर्ज पे गिर सकता है या यहाँ पर गिरावट कम रहेगी? सोयाबीन में गिरावट कम रहेगी क्योंकि सोयाबीन तेल में बायोडीजल और रिन्यूएबल डीजल का डिमांड बहुत अच्छा है यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि पिछले 2 महीनों में बारिश ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटर हो रही है। आप यूएसए में देखिए कि हर हफ्ते जहां जहां चाहिए वहां बारिश हो रही है। हिंदुस्तान में आप देखिए हमारे मॉनसून में एक बार मैं खुद अपने फोरकास्टर के अनुसार जो मैंने पढ़ा था वो बोलता था कि शायद हमारा मॉनसून परफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन अब तो लगता है कि मॉनसून बड़ा बम्पर रहेगा।
तो दुनिया भर में ये पैटर्न है, सिर्फ यूरोप में थोड़ा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। सो ये बारिश के मौसम की इंप्रूवमेंट से पूरी दुनिया में सोयाबीन, कॉर्न, सारे के सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसलिए सोयाबीन तेल और सन तेल ये भी नीचे गिरेंगे। आप देखिए सन ऑयल की भी कतार शुरू हो गई वेसलों की यूक्रेन और रशिया से। तो ये सारे दाम गिरने वाले हैं। ये बहुत तेजी आई थी बाजार में, 2 साल की तेजी टूट गई, तो ये भाव गिरने वाले हैं, गिरते रहेंगे और मैं सोचता हूं कि कंज्यूमर के लिए आगे चलते 6 महीने, 12 महीने के लिए बड़ी रिलीफ मिलेगी कंज्यूमर को और सरकार को सतर्क रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि टीआरक्यू में थोड़ा सुधारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अगर लगता रहे तो हमारे सोयाबीन फार्मर मर जाएंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोयाबीन का अराइवल टाइम भी होगा। हालांकि फेस्टिव सीजन है, इस वजह से सरकार को हो सकता है सरकार सतर्क हो, लेकिन टीआरक्यू पे विचार करना चाहिए, टैरिफ रेट कोटा पर, और रैशनल तरीके से इसे धीरे धीरे आप लगा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। सर, अब बात आपने हालांकि सनफ्लावर ऑयल की कि वहां से सप्लाई शुरू हो गई है, तो क्या लग रहा है ये सप्लाई नॉर्मल अब धीरे धीरे होने की उम्मीद कर सकते हैं क्या रूस और यूक्रेन से? भाई वहां लड़ाई चल रही है, सो नॉर्मल तो नहीं उतना जल्दी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि क्रिसमस यानी 25 दिसंबर तक ये लड़ाई का कुछ न कुछ तरीके से सुझाव हो जाएगा, क्योंकि रशियन ट्रूप्स अब ऑलमोस्ट 1 साल से लड़ाई में लगे हुए हैं। आप जानते हैं फरवरी महीने से लड़ाई शुरू हुई, तो ये ट्रूप्स को पुतिन साहब को घर भेजना पड़ेगा क्रिसमस के लिए, क्रिसमस की छुट्टियों के लिए। अगर वो नहीं उनको घर भेजेंगे तो वो अपने आप घर चले जाएंगे। तो ये रूस के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है और मेरा मानना है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि क्रिसमस तक वहां सीज फायर और कोई सुझावट हो जाए। अगर सुझावट हो गई तो फिर तो सन ऑयल के भाव, कॉर्न के भाव, सनफ्लावर सीड के भाव सब नीचे आने वाले हैं। नहीं, अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट में एक नरमी फिर उसके बाद शुरू हो सकती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और एक अहम मुद्दे पर बात की, क्योंकि आज एक अहम बैठक भी है, आईएमसी की बैठक भी है, और क्या कुछ निकलता है, किस पर विचार होता है। हालांकि जो बड़ी बातें आपने कही हैं उसमें यही है कि किसानों को बेहतर अगर भाव देना है तो पाम तेल फ्यूचर शुरू करना चाहिए, ताकि किसान के पास एक मौका होगा, हेजिंग के लिए एक विकल्प मिलेगा। पाम तेल ही नहीं, बाकी जो खाने के तेल फ्यूचर्स है उसको भी दोबारा उस पर विचार करना चाहिए शुरू करने के लिए। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंपोर्ट टैरिफ कोटा है, टीआरक्यू है, टैरिफ रेट कोटा, उस पर भी विचार करना चाहिए हर 15 दिन में, ताकि यहां के किसानों को नुकसान नहीं हो। और लग रहा है दोराब सर को कि यहां से 15 से 20% तक दाम पाम तेल के गिर सकते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि सोया तेल में यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, पाम तेल ज्यादा गिर सकता है। और इंडोनेशिया को अगर ओवर सप्लाई की स्थिति खत्म करनी है तो इनको एक्सपोर्ट टैक्स पूरी तरह से खत्म करना होगा, तभी उनका गलत खत्म होगा। और सोयाबीन को लेकर इन्होंने कहा कि रिन्यूएबल मांग से सोयाबीन में गिरावट कम आएगी, लेकिन सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई धीरे धीरे सामान्य होगी और क्रिसमस की छुट्टियों तक वहां पर स्थिति सामान्य रूस और यूक्रेन से हो सकती है। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए, अब खाने के तेल के बाद अब वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख करेंगे, जहां पर गिरावट ज्यादा दिख रही है। कल की गिरावट आज घरेलू बाजार में दिख रही है, क्योंकि कल घरेलू बाजार बंद थे। अब सुनील जी, क्या लग रहा है? गोल्ड और सिल्वर काफी गिर गया है। गोल्ड की बात करें तो 500-1200 रुपए तक चांदी गिर गई है। क्या लग रहा है, यहां से और गिरावट बढ़ेगी क्या सुनील जी? जी विश्व मोहन जी, आई थिंक डॉलर इंडेक्स में जैसे रैली देखा है हमने कल और आज में, तो उसका दबाव जो है मोरलेस सारे ही नॉन एग्री कमोडिटीज पे यानी इंटरनेशनल कमोडिटीज पे देखने को मिल रहा है। 2-3 फंडामेंटल्स हैं जो हमें देखने रहेंगे। एक, इक्विटी मार्केट्स में जो बाउंस बैक आ रहा है उससे थोड़ा डॉलर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो सेफ हेवन अपील जो है डॉलर की थोड़ी बेहतर होती जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि चाइना ने अपने की इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं, तो युआन के अगेंस्ट भी डॉलर थोड़ा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जिसका असर जो है हमें गोल्ड और सिल्वर फ्रंट पे देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है जो फेड का रवैया रहेगा वो थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी को लेके टाइटर फ्रंट ही रह सकता है, ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, तो उसका भी एक असर जो है गोल्ड और सिल्वर पे नेगेटिव फ्रंट पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऑलरेडी क्योंकि कल मार्केट बंद था, आज ओपनिंग में ही तकरीबन 550-600 रुपए का डाउनफॉल जो है डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड में देखा हमने। चांदी में तकरीबन 1300 रुपए डाउन है। मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है वो थोड़ा प्रेशर में ही रहेगा, थोड़ा और सेल ऑफ जो है देखने को मिल सकता है।
$1800 के नीचे गोल्ड है और सिल्वर भी तकरीबन $20 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो दोनों अगर सपोर्ट लेवल तोड़ के सस्टेन कर जाते हैं तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है गोल्ड में 52,000 के रेंज में बेचना चाहिए। 52,200 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 51,500 तक का एक लेवल जो है इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। चांदी में भी 58,000 के रेंज में मुझे लगता है कि एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। 58,400 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 57,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, यानी यहाँ से आज गिरावट की संभावना ज़्यादा लग रही है सुनील जी को। दिव्या, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर आज बेच कर ही जाना चाहिए ट्रेंड के साथ? गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो मैं प्राइसेस में एक अच्छी रैली देखने मिली थी। लगातार 4 हफ्तों से गोल्ड ने एक पॉजिटिव क्लोज दिया था, पर प्राइसेस जो है 52,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो एक इंडिकेशन है कि वो एक सप्लाई जोन था। और साथ ही साथ जो वीक डेटा आया चाइना से, तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है मजबूत हो गया और उसकी वजह से मैं गोल्ड प्राइसेस में नरमी देखने मिली। तो ओवरऑल ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म का है वो बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा, पर ये हफ्ते के लिए मैं सेलिंग में रहना चाहूंगा। 52,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वहां पे प्राइस आता तो सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 52,450 का लगाए और नीचे में टारगेट हम 52,100 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर दिव्या को भी लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पर बेचकर जाना चाहिए 52,100 के टारगेट के लिए। हालांकि ऊपर में यहाँ से जो हल्की रिकवरी दिखे दिन के दौरान तब बेचे 52,300 पे। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें और इंट्राडे के लिए कॉल्स है, ये ध्यान में आप जरूर रखिएगा। क्रूड कल 3% से ज़्यादा टूट गए थे। रूस, चीन और यूएस से जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे यहाँ पर दबाव बना है। सुनील जी, क्या लग रहा है? क्रूड आज MCX तो काफ़ी टूटा हुआ है क्योंकि कल यहाँ पर बंद थे, वो गिरावट भी इसमें शामिल है। 3% कल की और आज की 1%, 4% गिरा हुआ है। यहाँ से और कितनी गिरावट की आशंका आपको लग रही है क्रूड में सुनील जी? जी विष्णुमोहन जी, मुझे लगता है कि और 4 से 5% तक का फॉल जो है मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया, चाइना एक मेजर इंपोर्टर है क्रूड का और जुलाई के जो आंकड़े हैं, इकोनॉमिक आंकड़े हैं चाइना के, वो खराब हैं और एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि आने वाले महीने में भी थोड़ा डेटा जो है उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका दबाव जो है देखने को मिल सकता है। और अदर फ्रंट पे यूएस के स्टॉक्स पे अगर हम नजर डालते हैं तो यूएस के पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और ग्लोबल रिसेशनरी कंसर्न्स के चलते भी जो क्रूड ऑयल का ग्लोबल डिमांड है उसके जो एस्टिमेट्स हैं वो कमजोर हैं। तो मुझे लगता है ब्रेंट अभी तकरीबन $97-99 के रेंज में एक ट्रेड कर रहा है। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है $94 या $95 का एक बेस बना सकता है करंट सिनारियो में। जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी उसका भी थोड़ा बहुत दबाव जो है क्रूड ऑयल के फ्रंट पे देखने को मिलेगा। तो मेरा व्यू आज के लिए भी सेलिंग का ही रहेगा। हालांकि 300 रुपए डाउन है, बट कल का मार्केट बंद था तो उसका इम्पैक्ट आज हमने मार्केट ओपनिंग में ही देखा। आज भी लगता है कि और एक 100 रुपए तक का करेक्शन इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है 7,080 के रेंज में सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 7,140 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द डाउन साइड 6,950 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए 6,950 का टारगेट है, 7,080 पे बेचे और जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के नहीं करे। 7,140 का स्टॉप भी है क्योंकि नुकसान भी आपको कम करना है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाए जरूर। आपका व्यू क्रूड पर दिव्या? में लास्ट वीक काफी उथल पुथल देखने मिली। हर दिन करीब 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट था, पर प्राइसेस जो है 7,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और अभी जो डेटा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो वीक आया, तो उसके वजह से डिमांड जो है थोड़ा सा वीक हो गया। साथ ही साथ रिसेशन का भी फियर है मार्केट में और ईरान की भी जो न्यूक्लियर डील की जो बात वापस से चल रही है और सऊदी अरेबियन को जो कंपनी है उन्होंने भी बोला कि हम लोग भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रेडी है। तो ये सारे के सारे जो फंडामेंटल न्यूज है वो प्राइसेस के लिए एक हेडविंड साबित हुए और हमने देखा था कि येस्टरडे नाइमेक्स ग्रुप जो है इंट्राडे में 4 से 5% डाउन था इंट्राडे में। तो और इंट्राडे में भी हम देखे कि वापस से $90 के नीचे आ गया है नाइमेक्स ग्रुप, तो एक नेगेटिव साइन है। सेल ऑन राइस का ट्रेंड हमारा कॉल रहेगा 7,260 पे अगर आता है तो वहाँ पे सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 7,350 का लगाए और टारगेट हम 7,100 का रख सकते हैं। कंट्रा कॉल नहीं है, दोनों ही जानकारों की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं अभी तक सेल की कॉल आई है। गोल्ड की, क्रूड की यहाँ पर सेल करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल में भी आज चौतरफा गिरावट दिख रही है। कॉपर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, 1% से ज़्यादा की गिरावट है। क्या करना चाहिए, क्या बेचे आज सुनील जी? जी विष्णुमोहन जी, मुझे लगता है दो फंडामेंटल जो है मेजर रोल अदा करेंगे बेस मेटल में शॉर्ट टर्म में। एक, डॉलर इंडेक्स में जो बाउंस बैक देखने को मिला है वो,
और दूसरा जो चाइना के इकोनॉमिक नंबर्स हैं जुलाई के वो खराब हैं। चाइना एक मेजर प्लेयर है अगर हम बेस मेटल्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है दोनों न्यूज़ जो है बेस मेटल के लिए थोड़ा दबाव जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पिक ऑफ द कमोडिटी में कॉपर में पिक वाली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करना बेहतर मैं समझता हूँ। 667 के रेंज में सेल करना चाहिए। 671 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द लोअर साइड इंट्राडे में 660 का टारगेट है। एक हफ्ते में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 630 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, यानी एक हफ्ते में 630 और जो इंट्राडे के लिए है 660 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेच सकते हैं, यानी बिकवाली की सलाह। धर्मेश जी ने भी, मुझे याद है पिछले हफ्ते उन्होंने 630 का ही टारगेट दिया था। हालांकि बीच में रिकवरी भी कॉपर में आई थी, लेकिन उनका पोजिशनल व्यू था, उनका कहना था कि 630 तक आ सकता है। और हफ्ते भर के लिए अब सुनील जी को भी लगता है कि कॉपर 630, जो 630 का व्यू है पोजिशनल व्यू है, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन इंट्राडे के लिए आपको छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस के साथ। मेटल में आपका व्यू क्या है और कौन सा टॉप ट्रेड आपके पास है दिव्या? कॉपर में मैं जाना चाहूंगा। पहले सेलिंग का मेरा व्यू रहेगा। कॉपर में लास्ट वीक हमें एक अच्छी तेजी देखने मिली थी। प्राइसेस जो करीब 4% ऊपर था, पर डेटा के वजह से एक सेल ऑफ देखने मिला हमें सारे के सारे बेस मेटल में। और चाइना में अभी न्यूज़ आ रहा है कि कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से भी लॉकडाउन के वजह से डिमांड जो है कम हो गया है। तो ट्रेंड सेल ऑन राइस का ही रहेगा मेरा। अगर ये हफ्ते के लिए मैं बोल रहा हूँ 673 का अगर लेवल देखने मिलता है तो वहाँ पे हम सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 676 का रखें, टारगेट हम 668 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेरा एल्यूमिनियम पे रहेगा। एल्यूमिनियम में भी अभी प्रोडक्शन बढ़ने की बात आई हुई है चाइना में, तो उसके वजह से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला एल्यूमिनियम के अंदर। तो 213.50 का अगर लेवल आ जाए तो वहाँ पे हम सेल करें। स्टॉप लॉस हम 215 का रखें और नीचे में टारगेट हम 211.50 का रख सकते हैं। ओके, सर ये दिव्या, ये काफी ऊपर आप बेचने की सलाह दे रहे हैं, क्या ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए या आगे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 213 नहीं पे? ये करंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही है, क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड उसमें बैठ नहीं रहा है। तो 213.50 का लेवल आता तो प्रॉपर उसमें बैठेगा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ओके, नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफ़ी ऊपर बेचने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि अभी भाव काफ़ी नीचे हैं, इनके टारगेट के भी नीचे चला गया है। जब ऊपर आए वापस से तब वहां पर बेचे, ताकि आपके लिए रिस्क कम हो। चलिए अब एग्री मार्केट की बात करते हैं। कॉटन की सबसे पहले बात करते हैं। कॉटन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्त तेजी वापस से आ गई है। सुनील जी, क्या लग रहा है? 49,560 के ऊपर आ गया है और अक्टूबर का वायदा अभी भी 42,000 के आसपास है। करीब करीब 7-8 हजार रुपए का डिफरेंस है। क्या लग रहा है कॉटन में? जी, आई थिंक जो शॉर्ट टर्म ड्राइवर्स हैं वो यूएस में जो ड्राई वेदर है वो एक ड्राइविंग फैक्टर है इंटरनेशनल फ्रंट पे। और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी जैसे हमने पहले भी बताया, जो नॉर्थ इंडिया में पेस्ट अटैक है या तो अनफेवरेबल वेदर है, उसकी वजह से कॉटन का जो आउटपुट है वो इम्पैक्ट रह सकता है, ऐसा अंदेशा है। मार्केट में सप्लाई सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा, तो जो नया क्रॉप आएगा सितंबर अक्टूबर से आएगा। तो करंटली वो भाव जो है ऑन द डेरिवेटिव फ्रंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बढ़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे फिजिकल पार्टिसिपेंट से भी बात किया। कई लोगों का ये कहना था कि मार्केट में इस प्राइस पे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस हैं, तो शायद प्राइसेस करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा भी उनका मानना है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े प्रीमियम फ्रंट पे ट्रेड कर रहा है। इवन आज भी 1,000 रुपए का तेजी हमने कॉटन में देखने को मिला है। बट कहीं ना कहीं एक कॉशियस ट्रेड लेना जरूरी है कॉटन में। मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। और जैसे आपने बताया अगला वायदा ऑलरेडी 7-8 हजार पॉइंट डिस्काउंट पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है, करंट में सेल करके अगले में बाई करें, वो एक स्ट्रेटेजी ठीक रह सकती है। या तो जो ओपन एंडेड ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है अगर 49,600-700 के रेंज में मिलता है तो बेचना चाहिए। 49,900 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है 48,500 तक का लेवल मिल सकता है। ओके, यानी दो वायदा में डिफरेंस है, तो आर्बिट्राज का आपके लिए फायदा हो रहा है। लेकिन जो कॉटन को लेकर जो आउटलुक है, वहां पर यूएसडीए की जो क्रॉप रिपोर्ट है उसमें भी 34% ट्रेडर को लगता है कि यूएस की जो क्रॉप है वो काफ़ी कमज़ोर रह सकती है। वेरी पुअर की रेटिंग वो लोग दे रहे हैं, 35% ट्रेडर्स का मानना है। तो वो एक चिंता है और यही वजह है कि वहाँ पर भी आइस कॉटन भी 7 से 8 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया है, $122 के आसपास अब वापस से पहुँच गया है। चलिए अब दूसरी एग्री कमोडिटी ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार को लेकर राजस्थान में जिस तरह की अच्छी बारिश हुई है उसका यहाँ पर नुकसान हुआ है। आज एक रेंज में कारोबार कर रहा है। ग्वार में क्या लग रहा है, कहाँ से खरीदारी शुरू करें सुनील जी?
जी, मुझे लगता है कि ग्वार सीड की अगर बात करते हैं तो 4,800 का लेवल ठीक-ठाक एक एंट्री पॉइंट देखने को मिल सकता है। ठीक-ठाक करेक्शन हुआ है। इवन क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस नरम हैं, तो उसका भी थोड़ा असर हमको देखने को मिला है। बट मुझे लगता है 4,800 का रेंज एक अच्छा एंट्री लेवल होगा। 4,700 का एक स्टॉप लॉस लगाएँ। फिर से ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि 5,100 तक का एक लेवल जो है ग्वार सीड में देखने को मिल सकता है। चलिए, अब शो को यहीं खत्म करने का वक्त आ गया। शुक्रिया सुनील जी आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरा आउटलुक समझाया।